एक स्टूडेंट कोचिंग से तो पढ़ता ही है, पर लेकिन वहाँ आज हम उस धरातल पर पहुँच रहे हैं, उस जगह पर हम पहुँच रहे हैं जहाँ से मयंक ने अपनी जर्नी की शुरुआत की। वहाँ उसका लालन पोषण हुआ, वहाँ उसका स्टडी टेबल है, वहाँ उसने प्रतिदिन मेहनत की है। कोचिंग के बाद वो कैसे मेहनत करता था, क्या क्या बातें वहाँ थी, उन सब पर मैं और अक्षय सर से। बिल्कुल सर, आपके 6-8 घंटे की मेहनत जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बच्चा करता है, टीचर्स करते हैं, उसके अलावा घर पे भी बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं उसके सिलेक्शन के लिए। तो मयंक ने जो फाइनल सिलेक्शन इस बार एनडीए में पाया है फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में, तो उसकी पूरी जर्नी को जानते हैं और आपको मिलवाते हैं उनकी मम्मी से, जिनका संघर्ष साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे जुड़ा था। तो उन्हीं के घर के बाहर खड़े हैं, चले आइए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मयंक को और उनकी मदर को, जिन्होंने पालन पोषण किया, और वो भी हम सारी बातें करेंगे, पर क्योंकि उत्कर्ष में ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं तो इनसे भी काफ़ी बार मुलाकात हुई है। जिस तरह से इन्होंने हर वक्त क्लास टेस्ट तक के फॉलोअप्स हमारी टीम से लिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ़र्क दिखाता है कि एक बच्चे के सक्सेसफुल होने में, और वो भी एक फ्लाइंग ऑफिसर कैटेगरी में सेलेक्ट होने में, जो एफर्ट लगते हैं वो केवल एक स्टूडेंट के नहीं लगते, पूरे परिवार के लगते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद होता है, टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें मयंक के लिए काम की हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूँ मयंक के इस फाइनल अचीवमेंट के लिए। बहुत बड़ी बात है, और आपने जो स्ट्रगल्स के साथ किया है वो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो क्योंकि मयंक सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं मयंक की जगह आपको साफा पहनाकर सम्मानित करना चाहूँगा, और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूँगा कि सबकी माँ में जो शक्ति है, जो वो आपकी तरह आ जाए, और ईश्वर इसी तरह का आशीर्वाद जैसा मयंक को मिला है वो मिले। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो मयंक बाबू, अब बाबू नहीं बोलना चाहिए, और कैडेट मयंक बोलना चाहिए ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुलाकात हुई थी हमारे स्टूडेंट्स को भी, इन्होंने अपने फाइनल सिलेक्शन के बाद में मोटिवेट किया था बैचेस में जाके। और मुझे लगा कि कोचिंग सेंटर के अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा संघर्ष की कहानियाँ घूमती हैं वो है घर और परिवार। और यहाँ जाकर इनकी मदर से, मयंक से एक बार बातचीत की जाए, और मदर से खासकर आज मैं मिलने के लिए एक्साइटेड था कि स्ट्रगल में उनका किस तरह से योगदान था। इन्होंने भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया भी कि वर्किंग है ये, पर इन्होंने जब से इनका रिटर्न क्लियर हुआ था तब से इन्होंने जॉब छोड़ के मयंक की पढ़ाई पर पूरा फोकस किया है। और बहुत सारी कहानियाँ आज हम सुनने वाले हैं, संघर्ष की कहानियाँ हम सुनने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है, और बहुत मोटिवेटिंग भी ये वीडियो होने वाला है। हम हमेशा कहते हैं कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, पर लड़ाई और संघर्ष हमेशा अचीव करने वाले का नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। वो हमारे परिवारजन हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, और भी स्ट्रगल में कई सारे सारथी बनकर हमारे सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं एक पूरी जर्नी जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें याद आती है कि क्लास 10th में मुझे किसने हेल्प की थी, कोविड में जब इनकी 10th हुई थी तब इनको किसने हेल्प की थी, मदर ने किस तरह इनका पालन पोषण अकेले किया, और पढ़ाई में किस तरह सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं इनकी मदर से ही स्टार्ट करता हूँ। एक बार फिर से आपको बधाई। और मैं जानता हूँ ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, और सब पर उस क्षण से स्टार्ट करूँगा कि जब फाइनल रिजल्ट आया तब आपका क्या रिएक्शन था? सबसे पहला तो मतलब हम अभी भी म्यूट ही है। आज भी हम म्यूट ही हैं। मेरे को अभी भी फीलिंग नहीं है, जैसे लोगों ने बहुत सारा प्राउड फील कर भी लिया है, जैसे परिवार में है या अदरवाइज है सब, पर हम अभी भी म्यूट ही हैं। मतलब ये भी म्यूट है और मैं भी म्यूट हूँ। हमारा लक्ष्य, क्योंकि हमारे जीवन का ही लक्ष्य ये था, एनडी एयरफोर्स ऑफिसर, ये नहीं कुछ भी नहीं। इवन तक हम लोगों ने ये तक डिसाइड कर लिया था। मयंक ने कहा मम्मा एनडी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ होती है। मैंने कहा नहीं, मैं अगर तेरे को इतने से को कर लेके आई हूँ तो सिर्फ इसीलिए मेरे बच्चे को मुझे एनडी एयरफोर्स ऑफिसर बनाना है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपकी कहानी अलग होगी, मेरी कहानी होगी अलग। बस आप मेरे कुछ नहीं हो। एसएसबी के लिए बाहर जाना था हम लोग, क्योंकि मेरी फाइनेंस कंडीशन भी इतनी नहीं है, फाइनेंशियली भी, कि मैं अकेली ये सारा बर्डन, किसी से मिली कुछ बोला तो सबके जैसा होता है वैसा हमारे साथ भी हुआ, पर हाँ किसी ने सपोर्ट किया। मैं गया, मैंने कहा बेटा वहाँ से जीत कर ही आना है, नहीं तो मत आना, ये याद रखना, बस इतना याद रखना तुझे। या तो आना है तो जीत कर आना, नहीं तो नहीं आना, देख लेना तेरा वहाँ। और सबसे बड़ी इन सब चीज़ों में एक चीज़ सबसे जो बेस्ट लगी ना मुझे, रिटर्न हो या एसएसबी हो या मेडिकल हो, इससे हर कहीं सर की बातें मतलब
जैसे मुझे भगवान इंस्पायर कर रहे थे इसको, सर ने मुझे ये बोला है, सर ने मुझे ये किया है, सर ने मुझे ऐसे कहा है, सर ने मुझे ऐसे करने को बोला है। मतलब सर ने एक बेटे की तरह पढ़ाया। पढ़ाते तो ये सबको ही थे, पर एक चीज़ हो जाती, बस इसकी जो कौड़ी थी वो सर की आवाज़ में सरस्वती मैया के चरणों में चढ़ गई थी। तो फाइनली वो एहसास आपको हो रहा है कि अब ये कुछ दिन बाद चला जाएगा और घर छूट जाएगा, वो सोच के कुछ इमोशंस आ रहे हैं, कुछ टेंशन हो रही है? अभी भी म्यूट ही हूँ मैं अभी भी, बस वो है कि बस हाँ तेरा फाइनल रिजल्ट, रैंक, हर चीज़ का आगे के आगे है ना। देखो सबसे पहले तो रिटर्न, हम उसमें बिजी रहे, फिर एसएसबी, फिर मेडिकल, अब छोटा सा कुछ मेडिकल का जो बच गया अब उसमें, और अब मार्कशीट जो आने वाली है इनकी, रैंक, हम अभी उसी में उलझे में। मतलब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अच्छा तो एयरफोर्स ऑफिसर बन गया मैंने अभी तक किसी को नहीं पूछा है और ये भी अभी मेरे को, जैसे हम दो के बीच में घर में ऐसी बात नहीं हुई कि क्या मैं एयरफोर्स ऑफिसर बन गया। मैंने कहा बेटा तो अभी मार तो यूँ की खाएगा मार से याद आया मयंक, मम्मी की मार का कितना सहयोग रहा तुम्हारी सक्सेस में? सर एक स्टूडेंट जो किसी भी एग्ज़ाम की, कोई कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहा है, कि उसके लिए डटा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक ही लक्ष्य के पीछे लगा पड़ा है, उसके लिए उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, उसके आसपास में जो भी लोग भी है, टीचर्स, उनका सर कैसे ना कैसे करके बहुत बड़ा योगदान होता है सर। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत करी है तो वो मेरी मदर है, क्योंकि मैं एक घोड़ा था जिसके आप पास में पूरी दुनिया सामने है। मेरी 12th में अच्छे परसेंटेज नहीं बने हैं, मैंने मेहनत करी, बट कुछ जगह प्रैक्टिस की कमी रह गई थी, बट उसको लगाम लगाने की जितना भी पूरा अगर क्रेडिट जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद को जाता है। बिल्कुल। और रविकांत सर, आपने बताया था कि रिटर्न क्लियर होने के बाद में एसएसबी के लिए इन्होंने 30 किलो से ज़्यादा वेट भी कम किया है। सर वास्तव में मयंक ने जो ये उपलब्धि हासिल की, कुछ हटकर तो किया ही है सबसे हट करके। मतलब इसका अगर पुराना फोटो आप देख लें, और अब मैं एडिटिंग टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर वो वीडियो में दिखा भी सकें कि वो जो ट्रांजिशन था थोड़े गोल मटोल मयंक से लेकर एकदम फिट मयंक का, वो ट्रांजिशन भी हम आपको दिखाएंगे सर। और अब का जो फोटो देखें सर, पहचान नहीं सकते आप, इतना इसने मतलब इम्प्रूवमेंट ये किया है। और उसके बाद ये साइंस का बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा है सर, कभी इसने ज्योग्राफी देखी नहीं, हिस्ट्री देखी नहीं। मैंने इसे यूँ ही पूछा बैठ करके एग्जाम पास करने के बाद, क्योंकि इसके मैथ से ज़्यादा जीएटी में मार्क्स आ रहे हैं। मैंने उसके लिए क्या किया, इसने कहा सर मुझे नहीं पता, मैंने अब तक के पिछले 10 सालों में 3000 क्वेश्चंस का वंश बनाया और उनको रख दिया। और ये भी अपने आप में एक अलग से मोटिवेशन है सर। वो स्ट्रेटजी ना, मतलब देखिए आपने ही सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो वो सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते कहीं भी, पर ग्रैब करने का तरीका, एक एक चीज़ को समझने का तरीका। और कई बार स्टूडेंट ये गलती करता है कि हाँ टीचर का तो काम है बोलना, टीचर ने बोला 8 घंटे पढ़ाना, पर ये तो सब टीचर्स बोलते हैं। पर जो स्टूडेंट उसे ग्रैब करता है, जो टीचर की बोली को, टीचर के शब्दों को गुरु वचन के रूप में लेता है, वो फाइनली इस तरह मयंक बन के दिखाता है। तो मयंक, वो वेट कम करने वाली जर्नी के बारे में कुछ बताओ सर। लगभग अप्रैल के बाद में जब रिटर्न क्लियर हो गया था और एसएसबी के लिए करना था मेरे को, तो मुझको ये पता था कि एसएसबी के अंदर जीटीओ नाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत होती है, ग्रुप टास्क। तो उसके अंदर आपको अपने फिजिकल फिटनेस को एटमोस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपके अंदर उतनी ज़्यादा एजिलिटी नहीं, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंजरी का चांस होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत नाजुक से स्ट्रक्चर्स भी होते हैं कुछ, क्योंकि आप एक छोटे से प्लैंक के ऊपर आपको चलना है, आपको वो स्ट्रक्चर पार करना है। गलती से अगर आपका पैर फिसला और आपको कोई इंजरी हो गई तो आपके परफॉर्मेंस पे तो हार्श लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप मेडिकली आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि डिफेंस के अंदर लायबिलिटी जैसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो इस वजह से सर मेरे को ये पता था कि मुझे वेट कम करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर मुझे, जैसे रविकांत सर ने मेरे को बताया था सर कि बेटा अब स्टार्ट हो जा, पेट वगैरह कम करना, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा वेट है। मैं कहा सर कर तो रहा हूँ, पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा करा ही नहीं था। बचपन में मैं मतलब एकदम लीन मीन सा ही होता था, बट एकदम से लॉकडाउन के बाद सिटिंग ज़्यादा हो गई, ज़्यादा खेलना कूदना कम हो गया, और फिर ऑनलाइन गेम्स एंड ऑल उसके पीछे लग गया मैं, तो वेट पुट ऑन हो चुका था। उसके बाद में मेरे को ये लगा कि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी, क्या क्या नहीं देखा मैंने यूट्यूब पे, हाउ टू रिड्यूस वेट इन 1 मंथ, हाउ टू रिड्यूस वेट इन 1 डे। बट एट लास्ट आपको करनी तो मेहनत ही है, शॉर्टकट तो नहीं हो सकता। शॉर्टकट कुछ नहीं है सर, मतलब हर चीज़ के पीछे शॉर्टकट कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस इसके अंदर कैलोरी डेफिसिट की होती है।
मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े विकिपीडिया वगैरह के ऊपर के पॉजिटिवली वेट कैसे रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा एकदम से वेट कम कर लेता तो मेरा अगर मसल मास कम हो जाता तो मैं वहाँ पर भी अपना एट बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रोप क्लाइंबिंग वगैरह बहुत सारी होती है। तो इस वजह से मैंने सर्च करा गूगल के ऊपर और बहुत लोगों से कंसल्ट भी करा, तो उसमें था कि बस आपको कैलोरी डेफिसिट के ऊपर काम करना है, कि आप कैलोरी उतनी ही इंटेक करें जिससे ज़्यादा आप रिड्यूस कर रहे हो, जिससे ज़्यादा आप बर्न कर रहे हो। तो बस सर मैंने अपना खाना एकदम कंट्रोल कर लिया और वॉकिंग एंड रनिंग और बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेज, गेम्स खेलना, जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, तो उसको मैंने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया अपने डेली रूटीन के अंदर। तो वेट बढ़ाने का श्रेय तो मम्मी को जाता होगा बिल्कुल सर, है ना, और कम करने का बाकी लोगों को जाता है। जब ये इसने को लगा ना कि मुझे वेट कम करना है, तब सब दिन आपके कारण ये सब बंद कर दो, किचन वाला सारा काम बंद कर दो, नहीं खाना। और इसका जो मतलब कि ना, इसने जब रिटर्न की स्टार्ट की पढ़ाई, मैं खुद गई थी वहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर, मैं खुद गई थी। वहाँ पर कोई पेरेंट्स नहीं था, ओनली मैं अकेली, मतलब पेरेंट्स मैं ही मैं अकेली थी और कोई नहीं। सेमिनार में मैम आए थे कल हमारे पास बस, और वो चीज़ मैंने सुनी, ठीक है। वहाँ बच्चों को लेकर भी मैं सब चीज़ पे मेरी नज़र थी, टीचर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। ये मेरा प्लस पॉइंट था कि ये बराबर उनको सुन रहा है, ठीक है। आप बच्चे की हर हरकत पर ध्यान रखो, हर हरकत पर ध्यान रखो। नींद में ये शायद टिप्स हैं सारी मदर्स के लिए, बहुत पेरेंट्स के लिए, कि बच्चे का ध्यान रखना, मतलब एक हालांकि एक फाइन लाइन है प्रेशराइज करना और ध्यान रखने में, बट वो ध्यान रखना भी बहुत जरूरी, बहुत ज़रूरी। अगर बच्चा, आप सोचो कि मैं सर की बात इसीलिए बार बार मैं करती हूँ क्योंकि मैंने इसे देखा है, इसे उस चीज़ को जीते हुए देखा है। तो मैं काफ़ी बार इसे कह देती थी, मैंने कहा भाई तुम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तेरी खुद की कब करेगा। मम्मा इसी से ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आपको जैसे 12th में परसेंटेज कम थे, हालांकि एक माँ की दृष्टि से देखेंगे तो ज़्यादा कम लगेंगे, बट वैसे 72% तो इनके 12th में थे, बट हाँ फिर भी जो एक्सपेक्टेड था, जो 10वीं उससे पहले की जो पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो 12th का रिजल्ट कम था। जैसे आपको प्राउड होने का या आपको ये लगने का कि हाँ ये पढ़ रहा है, ये सेलेक्ट हो सकता है, ऐसे मोमेंट्स तो बहुत मिले होंगे, पर कभी डाउटफुल मोमेंट भी लगेगा कि यार शायद जितना सोचा था उतना नहीं हो पाएगा। कभी आपको इसके किसी रिजल्ट से, कोई क्लास टेस्ट के रिजल्ट से, 12th के रिजल्ट से भी ऐसा कभी फीलिंग आया कि शायद हम गलत ट्रैक पे हैं, शायद लक्ष्य चेंज करना पड़ेगा या कुछ और चेंज करना पड़ेगा? उसमें भी सर इसके बाद लास्ट चांस ही था, उसके बाद कोई चांस भी नहीं था, फर्स्ट और लास्ट। जैसे कि कभी भी ये रिजल्ट लेकर आता कि मम्मा आज मेरी 2nd रैंक आई, या एक बार इसकी 5th रैंक आई। मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ, 5th आई है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपको, 2nd आई है कुछ नहीं कह रही हूँ, जो 1st आया है वो भी वही इंसान है, उसी क्लास का स्टूडेंट है, वही टीचर से पढ़ रहा है। आपकी क्या प्रॉब्लम रही, मैंने आपको घर का काम करवाया या आप कमाने जा रहे हो, या मतलब इतने बड़े बड़े ऑप्शंस देती थी कि इसका जो रोटी का निवाला वो भी नहीं उतरता था कहना नहीं मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी। तो रीज़न फिर ये एक चीज़ कहता था कि मम्मा सिर्फ एक टॉपिक का एग्ज़ाम हुआ है हमारा, वो टॉपिक जब भी अगर एग्ज़ाम में भी अगर इसका क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ दूँगा, मैं उस पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। जबकि रैंक 5th आने की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई फेल हो गया था उस टेस्ट में या कुछ। क्या मम्मा ये वाला टॉपिक अगर आ जाता है तो मैं छोड़ दूँगा, और आप चाहते हो अगर आप मेरे जवाब से सेटिस्फाइड नहीं, आप सर के पास चल जाओ, ये तो बस एक ही, सर के पास चल जाओ। सबसे अच्छी चीज़ रविकांत सर जो मुझे इनसे बात करके लग रही है कि आजकल जैसे हम छोटे थे ना, तो हमें तो टीचर्स से भी चपेटे पड़ते थे, घर पे भी धुलाई होती थी, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि आज स्कूल में गलत हुआ है मेरे साथ, तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, बट भगवान से प्रार्थना करके ये जाते थे कि बस आज बच के आ जाए, आज बच के आ जाए। तो और आज का जो स्कूल का और कॉलेज का माहौल जिस तरह का बन चुका है कि टीचर्स बच्चों का हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, मतलब उसको डायरेक्शन गलत दे दिया गया है। जबकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना, पेरेंट्स का बच्चों पर ध्यान रखना। आप सोचो कि जैसे अभी इन्होंने एक शब्द कहा कि मैं ऐसे 5th रैंक आने पर, दोस्तों फेल होने की बात नहीं चल रही थी, 5th रैंक आने पर ऐसे बड़े शब्दों के साथ सुना देती थी कि इसके रोटी का निवाला अटक जाए, कि वो जा ही नहीं रहा अंदर, मतलब उतना शर्मिंदगी महसूस हो जाए। जबकि रैंक तो 5th ही आई थी, बहुत बड़ा पाप भी नहीं हुआ था। और आज की तारीख में ऐसा हो जाए तो आपने देखा होगा सर, आजकल बच्चे FIR करवाने थाने पहुंच जाते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया, मेरे पापा ने मेरे कान खींच दिया। आपको भी तो कुछ अलग दिखा होगा बाकियों से।
सर मेरे को मयंक में वैसे तो हर बच्चा अपने आप में बहुत अपने लिए इम्पोर्टेंट है, सब बच्चा सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कहीं ना कुछ स्पेशल है, बिल्कुल और वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही जीवन में करेगा। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर दिया पर लेकिन वो एसएसबी में रह गए, कहीं ना कहीं उनमें कमी रही है। बट इसकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वो थी सर, ये कंटिन्यूस आया, कुछ एक दिन भी इसने मिस किया है तो बस बीसीए एग्जाम थे, मैं बहुत शौक था, मैंने आते ही पूछा, मैंने कैसे, किसी ने कहा सर अब तो छोड़ दो, मेरा एग्जाम था, अरे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम उस इवन ये रहता था सर, हमारी जो क्लास थी टारगेट बैच में, और अपने आप में 10 टॉपिक्स 10 सब्जेक्ट पढ़ानी होती है तो लंबी क्लास होती थी, सुबह से लास्ट तक ये बैठ रहे। इवन मैंने इसको ये बोला था, मैंने भूख लग रही है तो पार्ले जी लेके आ जाना, पर ये बैठ करके अपना खाना है बढ़िया आराम से बैठ करके और कंटिन्यू क्लास लेंगे, और ये कंटिन्यू क्लास लेते था। इसको बोलो कि कल टेस्ट है, ये सर ये करना है, ओके सर, डाउट है ठीक है, इसको ये बोल दिया कि नहीं अपने को ये टॉपिक छोड़ देना है, तो बस ठीक है सर। उसके बाद ये नहीं था कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये बहुत बड़ी चीज़। तो अब यही मैं सर जो मैं नोटिस कर पाया हूँ आपकी भी बातों से और मैम की बातों से कि इनको कोई कुछ बोलता था, बीइंग अ मदर और बीइंग अ टीचर, आपने कुछ बोला तो होता है ना, कुछ चीज़ें हम इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, बहुत कैजुअल अप्रोच हम अपना लेते हैं, बट अगर आपको किसी टीचर ने बोला कुछ है तो आपको वो आप समझिए कि वो सच में ज़रूरी है। और वही सर ने और भी 50 बच्चों को जो क्लास में बैठे थे उन सभी को भी बोला होगा, बट कोई उसे ग्रैब करता है और कोई उसे लेट गो करता है, तो शायद इन्होंने अपने मदर की, अपने टीचर्स की, और उसके मतलब नॉट ओनली जो उत्कर्ष में उन्होंने कोचिंग किया, उसके अलावा जो स्कूल के टीचर्स रहे होंगे जिन्होंने और पूरी जर्नी में पूरे जीवन में हेल्प किया है, उन सबकी बातों को ग्रहण किया है कहीं ना कहीं, और वो सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। बाकी टीचर्स वही हैं सबके लिए, हो सकता है कि और दूसरी कोचिंग से ही बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी टीचर्स अच्छे होते हैं, वहाँ से भी सिलेक्शन हुए होंगे, तो टीचर्स सब जगह अच्छे हैं, नोट्स अच्छे मिलते हैं सब जगह, टेस्ट वही हैं जो इन्होंने टेस्ट दिए वही टेस्ट लिए गए, पर आप किस तरह की अप्रोच अपनाते हैं, आपकी फैमिली किस तरह की अप्रोच अपनाती है, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी तरह नॉट ओनली डिफेंस सर्विसेज बट जो भी स्टूडेंट हैं हमारे जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी अप्रोच जो अभी तक शायद आपकी मदर और टीचर नहीं बता पाए, क्या मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं अपने सक्सेस, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए? सर एक्चुअली एज एन एस्पिरेंट जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करी और जो डिफ़िकल्टीज़ ईच एंड एवरी स्टूडेंट फेस करता है वो होती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा फेज़ होता है, जैसे जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत लॉन्ग पीरियड की होती है, कम से कम 6 मंथ्स 8 मंथ्स 12 मंथ्स, तो वो जो जोश होता है, वो जो जुनून होता है वो स्टार्टिंग के 1 महीने 2 महीने तक रहता है, बट उसके बाद में वो धीरे धीरे फेस डाउन होते रहेगा। उसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं, इंटरेस्ट है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से, आप अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि क्या मैं सही चीज़ पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सही चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, क्या सही में मैं इसके लिए बना हूँ। एक मेरी अगर कोई एडवाइस होगी किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से जो डिफेंस की, कोई भी गवर्नमेंट के लिए कोई भी अगर टारगेट है, तो बस ये है कि कंसिस्टेंसी, क्योंकि अपन को नहीं पता होता है कि आने वाले टाइम में अपन कैसी डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे, अपन कैसे ईजीनेस को फेस करेंगे। तो अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या कर्म करते जाओ, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के पीछे हम भागते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट को मायने नहीं देना है, क्योंकि रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं और आपके कौन से प्लस पॉइंट्स है। किसी भी इंसान को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना होता है। अगर आपको आपका टीचर है, आपके कोई पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, अगर आपको 100% कुछ चीज़ें बता रहे तो उसके अंदर आपको फिल्टर करना पड़ता है अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के कंफर्ट जोन से, कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि अपने लिए सबसे बेस्ट क्या है वो सिर्फ आपको पता है। अगर आप सच्ची में उसके पीछे डेडिकेटेड है, अगर आप सच्ची में मन लगा के बस उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी के लिए परिश्रम कर रहे हैं सारा का सारा, तो आपको पता है कि आपके लिए सबसे सही क्या है। एक टीचर को, एक गुरु को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जैसे ज़्यादा मैंने भी ऑनलाइन स्टडीज़ है बहुत सारा, क्योंकि टीचर से अगर अपन डिस्टेंट हो जाते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करने लग जाती है, एक पर्सनल टच, क्योंकि एक्चुअली में जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको इतने सारे स्टूडेंट्स के, क्योंकि वो हज़ारों में स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक टीचर की भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर एक स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइजली बता पाए। तो एक ऑफलाइन जो मोड होता है पढ़ाई करने का वो एट बेस्ट होता है। आप कितना भी अच्छा कोर्स ले लीजिए, कितने भी अच्छे फैसिलिटीज़ के लिए कर लीजिए, आप लाइव कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 1-to-1 भी कोचिंग कर लीजिए भले आप, बट जो लाइव क्लास होती है, जो ऑफलाइन के अंदर होती है ना, वो कभी बीट नहीं हो सकती है। मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मैंने कर चुका, मैं ऑनलाइन भी कर चुका हूँ, मैं हाइब्रिड भी कर चुका हूँ, मैं ऑफलाइन भी कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या बेस्ट है। अपना मन बांध के कुछ भी करके, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, जितनी भी चीज़ें आए, जितने भी मोटिवेशन कभी लूज़ कर जाए, कभी भी आपको सेल्फ डाउट हो गए, लोग आपको बोले कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, इतने लोग भागते हैं, इतने सारे लोग पेपर देते हैं, सिर्फ 400 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बट आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। सर मैं
एक बंदा हूँ तो मैं एक ही सीट ऑक्यूपाई करूँगा, मेरे को 4-5 सीट तो चाहिए नहीं, तो मुझे बस वो एक ही सीट का ध्यान रखना है कि मुझे बस एक ही सीट चाहिए। बिल्कुल। और जैसे इन्होंने बताया कि लोग डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उलझने वगैरह आती रहती हैं, चिंताएं भी होती हैं कभी कभी। पर वही है कि जब आप आँखों से दुनिया को देखते हैं तो सब कुछ दिखता है, पर वो घोड़े के दोनों तरफ जो लगता है ना कि उसे सिर्फ अपना डायरेक्शन दिखे, और जो उसे डायरेक्शन दे रहे हैं, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, और उन डायरेक्शंस को फॉलो करता जाए और कहीं ना कहीं सफलता तक वो पहुंच ही जाते हैं। कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अब बस स्टार्ट कीजिए जर्नी को। आपके पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपके पास ऐसे टीचर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। और एक बीइंग अ टीचर सबसे बड़ा एडवांटेज एक टीचर का दोस्तों ये होता है कि उनके पास सिर्फ पास होने वालों का एक्सपीरियंस और अचीव करने वालों का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास फेलियर्स का एक्सपीरियंस भी होता है कि वो गलतियों की लिस्ट है जो आपको नहीं करनी है। बाकी के स्टूडेंट कितना ग्रैब कर सकता है वो डिपेंड करता है कि वो अचीवमेंट तक पहुँचेंगे या नहीं। और लास्ट में मैं आपसे एक बार दोबारा से पूछना चाहूँगा कि बीइंग अ सिंगल मदर आपने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, तो आप इनकी जर्नी के माध्यम से स्टूडेंट्स को और मदर्स को खासकर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो ये चीज़ कि एक पेरेंट्स बच्चे से कभी ये ना सुने कि मेरे टीचर तो ऐसे गलतियाँ करते हैं, नहीं, आप वहीं पे रोको। माँ एक गुरु है, पर टीचर सबसे बड़ा गुरु है। आज तक की जर्नी में कहते हैं ना कि सिर्फ माँ बाप ही बच्चों को सिखाते हैं, नहीं, गलत है। हम दोनों में खतरनाक फाइटिंग होती थी, तो उस फाइटिंग के अंदर या तो मैं बोलती थी या ये बोलता था। जब मैं बोलती थी सिर्फ ये सुनता था और उसमें से छंटिंग कर देता था मेरे लिए क्या क्या है, और जब ये बोलता था तब मैं अपने लिए छंटिंग निकालती थी। और उसमें मैंने एक ही चीज़ सीखी कि मयंक इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि वो अपनी टीचर की कोई भी गलत बात नहीं सुन सकता। जैसे मैं अपने भगवान के लिए नहीं सुन सकती, ये अपने टीचर के लिए। मेरे टीचर ने कहते हैं वो फाइनल है, बस। तो बस मेहनत, इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि बेचारी मेहनत के आगे कहते तू जीत गया, मैं तेरे साथ। और ज़िंदगी में सर वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं ना, कभी कभी अभाव ही प्रभाव छोड़ जाता है। तो ज़िंदगी में अभाव हम सबके हैं, किसी के संसाधनों का अभाव है कि मैं गांव से हूँ, मैं किसी दूर दराज क्षेत्र से हूँ, कि मैं मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, किसी के पास आर्थिक परेशानियाँ होती हैं, किसी के पास पारिवारिक समस्याएँ होती हैं। बट उन समस्याओं से पार पाना ही मतलब ये इकलौता सौभाग्य जो है वो मनुष्य को ही प्राप्त है। और मुझे लगता है अगर हम किसी अड़चन को अपने फेलियर का कारण बनने देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कमी हमारी है। ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि उन तमाम दुविधाओं के बावजूद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आज आपके सामने बैठा है मयंक। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की और जो सक्सेस जर्नीज हैं उत्कर्ष के स्टूडेंट्स की, वो आपके सामने इसी तरह से लाते रहें। रविकांत सर, योर वर्ड्स फिर इस वीडियो को एंड करें। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को ही बहुत सही बात कही है कि बहुत बहाने बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है सफलता तक पहुंचने के लिए। तो वही संकल्प लिया मयंक ने कि अंतिम चांस है, ये देख करके इसने तैयारी को, ऐसे बहुत से लोग थे उधर मेरे पास एडमिशन लेने वाला, लास्ट चांस है सर, पता नहीं होगा या नहीं होगा। इसने पूरी तरीके से सोच लिया लास्ट, और यही लास्ट चांस है। मतलब चांस तो है ना, है चांस सीट एक है, मतलब मैं होऊंगा। बस जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, और सर जो कह रहे हैं, टीचर्स जो कह रहे हैं, बस मुझे वही करना है, उस रास्ते पर मुझे चलना है, तो डेफिनेटली आप भी ऐसा ही करें, निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी।